मॉर्निंग क्लास 12th। सो प्रीवियस क्लास में हमने 5th यूनिट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे थे। सो टेम्परेचर, सॉइल एंड लाइट, ये एबायोटिक फैक्टर्स हम स्टडी कर चुके थे। आज नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे वाटर। ठीक है, सो वाटर में भी फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। सो फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मरीन वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फ्रेश वाटर में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मरीन वाटर है उसमें सैलिनिटी एक मेन कंपोजिशन है। तो सैलिनिटी दैट इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। सो वाटर में भी मोर सलाइन एंड लेस सलाइन है ना, तो उसमें जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है वो वाटर को सैलिनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्ट्रिक्टेड द नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग ऐसे देखते हैं जो कि या तो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या लेस सलाइन ऑफ वाटर में रह सकते हैं। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, स्टीनोहलाइन। सो स्टीनोहलाइन दैट इज दे सर्वाइव और एग्जिस्ट इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, और सेम अपोजिट साइड क्या होगा, यूरेहलाइन। सो यूरेहलाइन दैट इज दे एग्जिस्ट और सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सो बहुत कम ऐसे एनिमल्स होंगे जो कैसे होंगे, यूरेहलाइन होंगे, है ना। सो यूरेहलाइन कौन हो गए, जो हमारे सॉल्टिश वाटर में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए। जैसे आपने टेम्परेचर में देखा होगा यूरेथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज स्टीनोथर्मल। सो हम कैसे हैं, स्टीनोथर्मल है। सेम वाटर में आपने सैलिनिटी की तरह देखा, स्टीनोहलाइन एंड यूरेहलाइन। सो ये हो गए हमारे सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर, सेकेंड इज कन्फर्मर, थर्ड वन इज माइग्रेशन एंड फोर्थ वन इज सस्पेंड। ओके, सो 4 तरह का रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है एबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर हो, सॉइल हो या लाइट हो, है ना। इन सभी फैक्टर्स के लिए ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स दे सकता है। नंबर 1 रिस्पॉन्स इज रेगुलेटर, सेकेंड इज कन्फर्मर, थर्ड इज माइग्रेशन, फोर्थ इज सस्पेंड। सो रेगुलेटर का मतलब ये होता है, यदि कोई एनिमल्स अपने टेम्परेचर को या अपने ऑस्मोटिक फ्लूइड को, कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करते हैं, समर सीजन में स्वेटिंग होता है और विंटर सीजन में शिवरिंग होती है। तो शिवरिंग एक तरह का एक्सरसाइज है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा हम समर हो या विंटर हो, रेडी हो, बॉडी टेम्परेचर को हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर सकते हैं। सो वी आर द थर्मो रेगुलेटर्स। सेम हमारा जो ऑस्मोटिक फ्लूइड है उसको कौन कंट्रोल करता है, किडनी रेगुलेट करता है, तो हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कर सकते हैं। सो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो कि अपने टेम्परेचर को और ऑस्मोटिक फ्लूइड को हमेशा कांस्टेंट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू। ठीक है, सो वो हो गए रेगुलेटर। सो एनिमल्स की यदि हम लोग बात करेंगे तो केवल बर्ड्स एंड मैमल्स, ऐसे 2 ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा रेगुलेट कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेगुलेटर्स कहेंगे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में हम लोग जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या होने लगता है, हमको थोड़ा डीप ब्रीदिंग लेते हैं हम लोग। डीप ब्रीदिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइट पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और हमारा बॉडी ज्यादा आरबीसीज का प्रोडक्शन करने लगता है। ज्यादा आरबीसीज का प्रोडक्शन करेगा तो वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसीज का कम होगा, लेकिन आरबीसीज उसको क्या देगा, एनर्जी देगा।
और थोड़ा वॉमिटिंग फीलिंग होता है या थोड़ा सा नॉजिया फीलिंग होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सब एडजस्ट हो जाता है। सेकेंड है कन्फर्मर। कन्फर्मर वो एनिमल्स हैं जो कि अपने टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक फ्लूइड को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा या लिजर्ड देखा होगा, यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, यदि बाहर का टेम्परेचर कम है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। मतलब ये एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक फ्लूइड को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए? कन्फर्मर। सो कन्फर्मर ज़्यादा है और रेगुलेटर्स हमारे कम है। ठीक है, तो ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेगुलेटर्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? दे आर द एंडोथर्मल एनिमल्स। एंडोथर्मल एनिमल्स मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा रेगुलेट होता है। लेकिन कन्फर्मर क्या है? जो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो इनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्टोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास डिवाइस है माइग्रेशन। सो माइग्रेशन का मीनिंग आप जानते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, है ना। ये माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ज्यादातर जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो बर्ड्स होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं। आपने देखा होगा साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स होते हैं वो राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। या आपने प्लेसेस में भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर सीजन होता है, विंटर सीजन या समर सीजन, जहां पर बर्ड एक प्लेस से सेकेंड प्लेस में माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो उस एबायोटिक कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं? वो दूर हो जाते हैं और परमानेंटली या टेम्पररी टाइम के लिए वो माइग्रेशन लेते हैं। ठीक है, और जैसे उनका फेवरेबल कंडीशंस होता है वो अपने नेटिव प्लेसेस पर आ जाते हैं। सस्पेंड का मीनिंग क्या हुआ? रुक जाना, सस्पेंशन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को सस्पेंड करते हैं। जैसे ही कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, ये केस आपने कहाँ आप देख सकते हैं? फ्रॉग वगैरह में देखा होगा आपने या बियर में देखा होगा, ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन करते हैं। सो एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। एस्टिवेशन दैट इज समर स्लीप। तो समर स्लीप हमने क्यों कहा? क्योंकि बहुत ज्यादा जब समर सीजन में टेम्परेचर होता है तो फ्रॉग वगैरह आप देखिए या बियर क्या होते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम कम हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो एस्टिवेशन दैट इज समर स्लीप। सेम जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, हाइबरनेशन होता है या विंटर स्लीप होता है, तो उस ठंड में भी ये लोग क्या कर देते हैं? स्लीप करते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम स्लोएस्ट हो जाती है। केवल रेनी सीजन में आपको फ्रॉग दिखाई देता है, आप देखते हैं, बाकी समर और विंटर में वो स्लीप लेता है। तो एस्टिवेशन दैट इज समर स्लीप, हाइबरनेशन दैट इज विंटर स्लीप। तो यहाँ पर एनिमल्स ने क्या किया? अपने आप को सस्पेंड कर लिया। यहीं पर हम लोग देखते हैं डायापॉज। सो डायापॉज का मीनिंग भी क्या होता है? रुक जाना, डायापॉज कर लेना, है ना। तो जनरली बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स को या फंगाई को आप देखिए, अनफेवरेबल कंडीशंस आने पर उनके चारों तरफ क्या बन जाता है? एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाता है। उस सिस्ट के अंदर ही वो अपने आप को एग्जिस्ट करके रखते हैं, सर्वाइव करके रखते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो सिस्ट रप्चर हो जाता है और वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ऑर्गेनिज्म ने एबायोटिक फैक्टर्स के लिए 4 तरह का रिस्पॉन्स दिया: रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। अब यहाँ पर हम यदि एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ में हम देखें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर में अपने आप को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और यहाँ पर हम शो करेंगे कन्फर्मर एंड रेगुलेटर्स। सो आप देखेंगे जो कन्फर्मर्स हैं वो हमारे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है और उनका जो लाइन है वो एकदम हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। लेकिन हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो इस तरह से शो होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को या ऑस्मोटिक फ्लूइड को रेगुलेट कर लेते हैं। सो ये हो गए हमारे रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एडेप्टेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
रिस्पॉन्स पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एडेप्टेशन, कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने एडवर्स कंडीशन के लिए अपने बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंज लाता है और अपने आप को अडाप्ट कर पाता उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए।